सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे होंगे। सो आज हमारे साथ यश शर्मा, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के अंदर कंसिस्टेंटली 9+ सीजीपी को मेंटेन किया है। सो इस पॉडकास्ट के अंदर मतलब ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जहाँ पर हमारे साथ यश हैं, और यश आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है शेयर करने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अपनी जो इंजीनियरिंग के अंदर एकेडमिक्स एंड स्किल्स, कोडिंग, इन सारी चीज़ों में परेशान हो कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे एकेडमिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तो यश ने मतलब ऑलरेडी किया है वो। ठीक है, तो यश आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को और उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें करी उनको शेयर कर रहे होंगे। सो ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखना, जिससे कि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, जिससे कि आप भी अच्छे स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले यश हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर करो, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो मेरा नाम यश शर्मा है। मैं आरकेजेटी कॉलेज बीटेक थर्ड ईयर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक 9+ जीपीए मेंटेन की है, जो कि मैंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अचीव कर पाया हूँ। मेरे को टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है, जो कि मैंने एकेडमिक के साथ साथ टाइम निकाल कर उसको मैनेज किया है। तो जैसे यश तुम मतलब 9 सीजीपीए जो आपने, मतलब मैंने देखा आपका रिजल्ट अब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, सब में जो है 9+ सीजीपीए आपने मेंटेन किया है। Yes. तो मतलब आपने ऐसे बीटेक में एडमिशन लेने से पहले से टारगेट रखा था कि मैं हर सेमेस्टर में 9+ सीजीपीए लाऊंगा, या फिर मतलब आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई करी, देन आपको लगा कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, ऐसे आपने सेकंड सेमेस्टर में, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा बताओ। देखिए, शुरू में मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि जीपीए मेंटेन करनी है मुझे, या मतलब एकदम से इंक्रीज करनी है। शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब मेरी 9+ जीपीए आई, तो मुझे लगा कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और रेगुलर रहेंगे तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वही सही मेरे को स्टार्टिंग में ही मतलब पता लग गया और बीटेक में। मतलब हाँ जैसे जी। हमारी 9+ सीजीपीए आपकी आई होगी, तो जैसे आप हर बार मेंटेन कर रहे हो, तो उससे क्या क्या मतलब बेनिफिट्स रहे आपको कि 9+ सीजीपीए के भाई ये बेनिफिट हैं, या फिर 8+8.5+ के भी ये बेनिफिट्स हैं। देखिए, जीपीए ज़्यादा लाने से प्लस एक तो आपको प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज आती हैं उसमें आपको बैठने के लिए मौका मिलता है, और प्लस आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल होता है, और प्लस आपको दिखाने में भी अच्छा लगेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है। और थोड़े मतलब टीचर से भी थोड़ा टीचर सही से भी, रहता है हाँ। कि भाई ये लड़का पढ़ने में अच्छा हाँ, टॉपर हो कि लिस्ट में आ जाता है। लिस्ट में आ जाता है, नाम से बात। सो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं भाई जानने के लिए कि मतलब 9+ सीजीपीए या फिर 8+ सीजीपीए भी किसी स्टूडेंट को अगर लाना है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि भाई वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो वो लोग, उनकी गलती है, बट फिर भी तुम उन्हें बताओ कि कैसे 9+ सीजीपीए आपने मेंटेन किया था, आपकी मतलब कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या थी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने एक तरह से एक सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। जिससे क्या होगा कि आपको क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप वहीं के वहीं उसको रिजॉल्व करिए, और बाकी आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। आप घर पे आके उस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, मैंने आपका मिल्टेटम्स का चैनल देखा था, मेरे को डाउट जो भी आते थे मैं उसे सॉल्व करता था, और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे गिट्स स्मैशर्स भी हैं और भी हैं, तो उनसे उनसे पढ़िए। ठीक है, जहाँ से आपको समझ आ रहा है वहाँ से पढ़िए। ठीक है, आप उस टॉपिक को वहीं का वहीं खत्म कर दीजिए, लास्ट के लिए मत छोड़िए, आप उससे प्रेशर हो जाता है लास्ट टाइम पे हम जो स्टडी करते हैं। ठीक है, और प्लस आप जो जिसमें डायग्राम्स हैं, जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें डायग्राम्स होते हैं, उसको आप लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, उसको आप बना के देखिए, बिना देखे बनाइए, उसकी लेबलिंग कंपलसरी है। ठीक है, उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको जो जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जितने भी मैथ्स के जो फॉर्मुलेज होते हैं, जो भी आपको लिखने हैं, वो डेरिवेशंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, मस्ट है। ठीक है, बस यही होता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलो, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम है कि वो लास्ट बिल्कुल मोमेंट पे पढ़ते हैं, जिस जब टाइम निकल गया होता है, तो वो टाइम नहीं होता कि नहीं 9+ नहीं, सीजी हाँ। में। तो अगर आपको मतलब वो यश यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको चाहते हो कि 9+ सीजी पे आप मेंटेन करना चाहते हो, या फिर आप 8+ भी करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट वीक पढ़ के या लास्ट डे पढ़ के लाऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो यश, अभी हम जैसे आपका रिजल्ट देख रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा कि आपने, जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल, मैथ्स 1, टफल, जिनके अंदर जो है ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके दिमाग में बस ये होता है कि कोई हमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बता दे और इसे हम रट के बस पास हो जाए। ठीक है, तो मतलब उनका ये मोटिव रहता है कि बस पास होना है। बट मैंने आपका जब रिजल्ट देखा हम लोगों ने, तो हमने देखा कि आपके सब में 60+ है, मतलब आउट ऑफ 70 इनके सब में 60+ है। तो आपकी इन सब्जेक्ट को लेकर अलग स्ट्रैटेजी थी, या फिर आपने इन सब्जेक्ट को कैसे मतलब प्रिपेयर किया कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए।
देखिए इन सब्जेक्ट्स में कुछ नया नहीं करा था मैंने। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि आप रेगुलर रहिए उस टॉपिक्स में, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें क्या होता है जैसे सर्किट डायग्राम्स होते हैं, या जो मैंने अभी फिर से बताया डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करिए। इनमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पीवाईक्यूज पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए। उसमें क्या होता है आपको एग्जाम पैटर्न समझ आता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट होते हुए आपको दिखते हैं, जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करिए तो उससे क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस आपको वैसे टॉपिक्स अगर एग्जाम्स में दिखते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से मतलब टॉपिक से हट के कोई टॉपिक मिलता है तो उसको आप छोड़िए मत, ठीक है। उससे रिलेटेड आप टॉपिक उसको लिख के आइए, ठीक है। और प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट क्या करते हैं 2 मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है, 7 मार्क्स में कम लिखते हैं, तो उसको उस हिसाब से करिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और पेपर पूरा सॉल्व भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 घंटे का हमारा एग्जाम होता है, उसके जी। अंदर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यस यस। क्योंकि अगर हम 2 मार्क्स पे ज़्यादा दे देंगे भाई टाइम, तो फिर कैसे होगा। सो अब जैसे कुछ हमारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डाका जैसे एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था। और ऐसे ही एक बार जैसे आपने बताया मैकेनिक्स का था, हमारे साथ भी हुआ था जब हमारा मैथ्स 2 का ऐसा एग्जाम आया था। तो उस पेपर में भी आपके लाइक 50+ थे, आपने स्कोर किया था डा में भी। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं बिल्कुल हमें पता ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमें थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होता है। जी। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो गया भाई पेपर में, उसने ऐसा पेपर देखा, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है कि उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजी रहती है कि आप सबसे पहले पेपर देख के घबराइए मत। आप ये देखें कि हाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही रखिए कि हाँ आप सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करिए कि जैसे आपने कोई नया टॉपिक देखा तो आप उसमें उसे छोड़िए मत सबसे पहले तो, ठीक है। और वो अटेम्प्ट पहले करिए जो आपको लग रहा है कि हाँ आप इसे सबसे पहले कर सकते हैं। और अगर उसके मिलता जुलता आपको कोई टॉपिक उसमें क्वेश्चन में दिख जाता है तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है, जैसे आपने न्यूमेरिकल उसके जो फॉर्मुलेस पढ़े होंगे, ठीक है, उसको लिख दीजिए, ठीक है। मतलब छोड़िए कुछ मत, क्योंकि क्या है कि स्टेप मार्किंग हो जाती है कभी कभी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। ये होता है उसमें मतलब कि क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जो भी जो भी पता है आप या उसमें फिर लिख आपको देंगे। पता है कि वो क्वेश्चन जिस यूनिट से आया है, तो जिस उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख कर कुछ आओ, ना कुछ खाली में छोड़ के आओ हम्म। कॉपी। तो जैसे इन एग्जाम के बारे में या फिर मतलब आपने और सब्जेक्ट के बारे में बताया कि एक तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है, और दूसरा कि हमें पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना है। तो हम भी जैसे अपनी वीडियोस के अंदर, हर वीडियोस के अंदर हम सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराते हैं। तो पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मतलब एग्जाम के अंदर, कितना उनका वेटेज रहता है, और किस तरीके से उन्हें हमें प्रिपेयर करना चाहिए पीवाईक्यूज को, तो वो आप शेयर करो। देखिए पीवाईक्यूज जैसे आपने बताया, आपकी वीडियो से भी देखे हैं मैंने, पीवाईक्यूज सॉल्व कराते हैं आप। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अपना। तो पीवाईक्यूज में सबसे पहले तो आपको लगाने से ये फायदा मिलता है कि एक तो आपको एग्जाम पैटर्न पता लग जाता है, ठीक है, किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, आप उसको पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आपको पता लग जाता है कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी होता है कि रिपीट हो जाते हैं विद वैल्यू हाँ चेंज, हाँ, ठीक सही है। बात हाँ है। वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन रिपीट हो जाते हैं, तो थ्योरी में उसके तो सेम ही आ जाता हाँ है। थ्योरी में सेम ही आ जाते हैं क्वेश्चंस कभी कभी, तो उससे क्या है कि आपको फायदा ही होगी, ठीक है। तो लगाइए पीवाईक्यूज, तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। कितने साल के लगाने चाहिए पीवाईक्यू। अप्रोक्स 5 ईयर्स तक के तो पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, उससे आपको पैटर्न समझ आएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि पूरा न्यूमेरिकल पेपर आ गया, कभी कभी होता है पूरा थ्योरेटिकल आ गया, तो उसकी हर तरीके से आपको रेडी रहना है, बस ये होता है। सो जैसे आपके कॉलेज के अंदर, अब हमारे क्या रहता है ना, कॉलेज के अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है कि भाई कॉलेज के अंदर हम जा रहे हैं, कभी हमारे दोस्त हैं उनके साथ हम कभी हमने बंक कर लिया, क्लास छोड़ दी, अटेंडेंस का इशू होता है। तो आप कॉलेज में जैसे अभी पता चला कि आप रेगुलर रहते हो कॉलेज में, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं रहते कॉलेज में। वो लोग सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा या फिर मैं थोड़ा अपना स्किल्स वगैरह पे फोकस कर लूँगा। सो तुम्हारा मतलब ये अटेंडेंस को लेके कैसे है? तुमने अटेंडेंस जो है अपनी कॉलेज के अंदर, लाइक हमारा रहता है ये 75%, तो आपकी कितनी परसेंट अटेंडेंस है अब तक सेमेस्टर्स में, और आप मतलब कैसे आपने उसे मेंटेन किया है? देखिए अब तक मेरी अटेंडेंस जो है वो 100% ही चलती आई है फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो मैंने क्या करा है कि अटेंडेंस के साथ साथ ही मैंने अपना मैनेज करा है, अपना रूटीन बना के, ठीक है। क्या हुआ कि मैंने जैसे कभी कभी ऐसा करा है, मैंने वीकेंड्स में अपना स्किल्स पे फोकस किया, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने अकेडमिक से फोकस किया, ठीक है। तो यही होता है कि अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, रूटीन निकालना पड़ता है। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से थोड़ा सा आप वो मतलब यूज़ करिए। 100%? हाँ सच जी। में? यस यस। मतलब सच में जेन्युइनली हाँ 100%? जनरली 100% ही तो रही है। ऐसे तो यार हो जाता है कि मतलब कभी तो छुट्टी हो ही जाती है यार, 70 या 100 कैसे हो सकता है? मतलब मैं डेली आ जाता हूँ कॉलेज, मतलब ऐसे। हाँ। मतलब कॉलेज में ऐसा कुछ हाँ। तुम्हारा मोटिवेशन है कि भाई कॉलेज में ये जाके अच्छा लग रहा है कि कॉलेज में जाना ही है? कॉलेज में जाके ये रहता है कि मतलब अपना डेली डेली टॉपिक जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कवर होता रहता है, और साथ साथ एक टारगेट मिलता रहता है कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो कोई डाउट आता है तो टीचर से मैं पूछ भी सकता तो हूँ मतलब उसमें। टीचर्स जो हैं आपके हाँ। कॉलेज के वो सपोर्टिव हैं? हाँ सपोर्टिव हैं टीचर्स, और बाकी कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आता तो फिर घर पे आके, जैसे कई सारे मैंने बताया वीडियो हैं उसमें देख सकते हो हाँ आप वो आज। तो है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल मार्क्स के बारे में।
आप लोगों को पता है इंटरनल मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके टोटल सीजीपीए में 30% मार्क्स जो मिलते हैं वो हमें इंटरनल से मिलते हैं, यानी 10 में से 3 नंबर आपको इंटरनल से मिल रहे हैं। आपको पता है कि यश को फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक पूरे 30 में से 30 इंटरनल मिले हैं। तो क्या यश ऐसा है कि आप टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सेम ही प्रॉब्लम आती है कि हमें इंटरनल नहीं मिलते हैं, कॉलेज वाले इंटरनल नहीं देते हैं। तो आप थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स बताओ और अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि आपको इतने अच्छे इंटरनल कैसे मिल गए, यानी फुल। देखिए, इंटरनल मार्क्स के लिए कुछ मैंने नया तो नहीं करा है, बस क्या होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं टू गेन द इंटरनल मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, एक तो क्लास में जो है अटेंडेंस थोड़ी अच्छी रखिए अपनी, जैसे क्या होता है उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ रेशियो होता है उसका भी, है ना। और प्लस आपको क्या होता है क्लास में बिहेवियर और डिसिप्लिन भी रखना होता है, जिससे क्या होता है क्लास में टीचर्स का अंदर आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है। साथ साथ आप सेशनल मार्क्स जो होते हैं ना, सेशनल मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आप सेशनल पेपर्स को मत छोड़िए, जैसे ST1 हो गए, PUTs हो गए, तो उसमें प्लस आपको बेनिफिट ही है, एक तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी एंड सेम एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ आपको जो आपके मार्क्स हैं उस पर डिपेंड होता है, आपका कुछ रेशियो होता है उसमें आपको गेन होता है इंटरनल मार्क्स, ठीक है। तो यही सब होता है मार्क्स के लिए, इंटरनल मार्क्स तो के लिए। आप लोग समझ गए हो ना, अटेंडेंस और ST PUT इन सब पे आपको बहुत फोकस करना है। और आपको पता ही है कि यश की तो अटेंडेंस भी 100% रही है, तो आप 100 नहीं 75 तो रखेंगे, तो इंटरनल मार्क्स अच्छे आपको मिल जाएंगे। जी। तो यश इस बार जैसे हमारे पास कॉपीज आई थी तो बहुत स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने 32 पेज तो भर दिए बट उनकी बैक आ गई। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि उन्हें प्रेजेंट नहीं करना आता, अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो यश आपने थ्योरी पेपर में, न्यूमेरिकल पेपर में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, 60+ मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कॉपी को राइट करने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए? डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का कितना यूज करते थे, वो कितने बेनिफिट आपको प्रोवाइड मिला, यानी उनका कितना बेनिफिट्स रहा है आपके मार्क्स में? देखिए, सबसे पहले जब आंसर शीट आपके पास आती है तो आप उसको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें सबसे पहले क्या करिए, आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखिए क्लियरली, ठीक है, और स्पेसिंग का भी यूज़ करिए। और लास्ट में जो आपका आंसर ड्राइव होकर आता है उसको आप क्या करिए, एक बॉक्स में ब्लैक पेन से लिख दीजिए, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाता है, क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि उस पर कुछ लिमिटेड टाइम होता है चेक करने के लिए। और साथ ही साथ जो डायग्राम्स मैंने आपको बताया, ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी का आंसर जो है उसमें अगर डायग्राम पॉसिबल है, बना सकते हो, तो आप उसको बनाइए, ठीक है। और साथ साथ जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ना कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही लिखिए, रिलेवेंट आंसर लिखिए। आप सिलेबस के कंटेक्स्ट से हट के अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आपका सिलेबस में है वही लिखिए। और साथ साथ अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जैसे कुछ होता है ना कि मार्जिन बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, उतना मत खींचिए, ठीक है। और जितना और हाँ, सेक्शन मैंने जैसे बताया सेक्शन वाइज ही करिए, ऐसा ना करिए कि सेक्शन ए शुरू करा है फिर आपने बीच में सेक्शन बी का एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं करिए। पूरा सेक्शन खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करिए। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को भी मतलब थोड़ा अच्छा रहता है, उसका मूड थोड़ा सही रहता है। अगर एक बार मूड खराब हो गया तो फिर थोड़े से मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो यश स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पेपर आता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सेक्शन बी ये सेक्शन सी से स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा बैलेंस नहीं कर पाते, कभी सेक्शन बी का ही क्वेश्चन कर दिया, सेक्शन सी का कर दिया। तो जैसा आपने बताया कि एग्जामिनर क्या करता है, पूरी कॉपी काट देता है। आपको बाद में पता चलता है कि हम तो क्वेश्चन आंसर ठीक करके आए बट क्या हुआ कि 0 नंबर दे दिए। तो यश कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपकी सीक्वेंसिंग बिगड़ गई या आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई? क्योंकि सेक्शन सी में हमें 3 पेज लिखने पड़ते हैं, 3 से 4 पेज, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताओगे? देखिए, पहली बात तो मैंने आज तक जो है सीक्वेंस वाइज ही स्टार्ट करा है, मतलब सेक्शन ए से ही स्टार्ट करा है। तो उसमें क्या होता है कि पहली बात तो अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये होता है कि आप स्पेसिंग छोड़ देंगे तो उससे क्या आप बाद में उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और घबराइए मत, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि अरे यार मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा, तो उसको क्या करिए, बाद में आप उसे कुछ ना कुछ उसे कंटेक्ट से रिलेटेड लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो देखो यश ने आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दिए हैं। तो यश आप एक चीज और बताओ कि 7 नंबर के क्वेश्चन में हमें कितने पेज मिनिमम लिखने चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी पेपर में सब कहते हैं 32 पेज भर के आ जाओ, बट ये जो पूरा सिनेरियो है ये कितना सच है और कितने पेज 7 नंबर के क्वेश्चन में हमें कितने पेज अटेम्प्ट करके आने चाहिए? देखिए, ये जो बात होती है ना कि 32 पेज भरने हैं, थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट में आ गए हैं। देखिए, क्या होता है कि आपको ना रिलेवेंट आंसर लिखना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 7 नंबर वाले में 3 या 4 पेज ही भरने हैं, लेकिन
लेकिन ये होता है कि आपको अगर आंसर आपका 1-2 पेज में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स कीवर्ड मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो लिखेंगे और आपके डायग्राम होगा ना प्रॉपर, और प्रॉपर आंसर अगर आप उसके बॉक्स में जैसे मैंने बताया कि ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके लिखेंगे तब भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है 32 कॉपी पेजेस जब आपको, हाँ पेज भरने हैं, 28 पेजेस में भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मैंने भी ऐसा करा है, कुछ कम पेजेस में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनको ये रहता है कि पहले हम एकेडमिक कर लेंगे, उसके बाद स्किल्स पे फोकस कर लेंगे, या फर्स्ट ईयर में तो बेचारे वही परेशान रहते हैं कि बैकलॉग ना आ जाए, ये हो जाए। तो आपने कब से अपने स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट किया? कौन से सेमेस्टर से आपने सोचा कि अब मुझे स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? देखिए वैसे तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपका ट्रांजिशन होता है स्कूल से आप कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टलर्स होते हैं तो उनको अपना काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ईयर से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट करिए। जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा, मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, थोड़ा सा मुझे भी प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या करा था, सेकंड ईयर से थोड़ा स्टार्ट करा था। बेसिक से स्टार्ट करिए, एकदम से एडवांस में मत जाइए, ठीक है। साथ साथ अकेडमिक्स करते रहिए, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक अडेप्टेशन पावर होती है ना, तो आप उसे अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंट रहेंगे और साथ साथ रेगुलर एक रूटीन फॉलो करेंगे। अगर आप कि हाँ भाई आज से मुझे डीएसए स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आप डीएसए करिए, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ करिए। उससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट तो जैसे आपने कर ली, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, ठीक है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स से पूछे जाते हैं प्लेसमेंट, जब आप ट्रेनिंग उसमें जाएंगे, है ना, तो टेक्निकल जो राउंड्स होते हैं तो उसमें आपसे प्रोजेक्ट पूछा जाता है, प्रोजेक्ट फ्लो पूछा जाता है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको फ्रंट एंड या बैक एंड जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, डेटा एनालिटिक्स, तो जो भी आपको है AIML, तो उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आप डेली करते रहिए, तो उससे बेनिफिट होगा। तो ये है कि हमें एकेडमिक और स्किल्स को साथ में लेके चलना है। तो यश, आपने किस तरीके से मैनेज किया इन सब चीज़ों को? लाइक आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है, आपने 9+ CGPA को मेंटेन किया है, स्किल्स पे भी फोकस किया है, तो आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज किया है? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बर्न आउट हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया है ये सब चीज़ें? देखिए जैसे आपने बोला बर्नआउट हो जाते हैं, तो कभी कभी मुझे भी डिमोटिवेशन या बर्नआउट फील होता है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि अपने टास्क को जैसे थोड़ा कम कर देता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं शॉर्ट गोल्स रखता हूँ, जिससे मेरी जो कंसिस्टेंसी है उसमें ब्रेक ना हो, जिससे मेरा मोटिवेशन ब्रेक ना हो, मेरा एक कंसिस्टेंसी, एक स्ट्रीक बनी रहे कि हाँ मुझे ये टारगेट अपना फुलफिल करना है। और अगर मुझे ज़्यादा ही स्ट्रेस फील हो रहा है, ज़्यादा ही अगर किसी को थकान फील हो रही है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब अपना पावर नैप पे शॉर्ट ब्रेक्स ले सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि एक आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत चिल भी रहो, ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा एकदम पूरे स्ट्रेनलेस होकर आप उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि लेकिन हाँ अपना जो वो मत भूलिए कि टारगेट के हाँ आपको वो भी करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एकेडमिक्स में भी और साथ साथ कोडिंग में भी, कि जब प्लेसमेंट आने लगेंगी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आपसे प्रोजेक्ट मांगेंगे, ठीक है, आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप साथ साथ शुरू से ही अगर करते आएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यश कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि यश का जो है थर्ड ईयर में ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ है और अभी उसकी जो जॉब है वो लग गई है। तो हम थोड़ा उसके रिलेटेड आप स्टूडेंट को बताओ कि क्या प्रोसेस था कैंपस प्लेसमेंट में। थोड़ा अभी स्टूडेंट्स जो है ना अभी पता नहीं रहता कि थर्ड ईयर में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या राउंड्स होते हैं जिन्हें हमें क्लियर करना होता है, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा आप बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। एंड उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या राउंड्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है अगर आपको कोई कैंपस में प्लेसमेंट आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी कंपनी आती है उसके लिए वो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, ठीक है। तो जो भी अब तक आपने करा है, ठीक है, 3 सालों में जो भी अब तक आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो भी आपने स्किल डेवलप करी है, ठीक है, तो उसके बारे में वो पूछेंगे। और 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था मेरा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें बेसिक एप्टीट्यूड और एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था डीएसए का, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड, जो कि मतलब कि उसमें सारा कुछ आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, जो भी आपके रिज्यूमे में जो आपने मेंशन कर रखा है क्लियरली ये वही मेंशन करना जो आपका करेक्ट, जो आपको आता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज मेंशन मत करना, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, उस पर जो इंटरव्यूअर जो लेने वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड होता है एचआर राउंड, जो कि आपको पता ही है, उसमें बेसिक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस वगैरह और बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है। तो इसलिए आप कॉम पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, शुरू से ही कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप, और हाँ एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन प्लस आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आपको ये कुछ आता है तो आप उसको अच्छा गेन कर सकते हैं, प्लेसमेंट उसमें आपका नंबर आ सकता है, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे आपका जो डिग्री है उसके अंदर हमारे मल्टीपल जो ग्रेड्स आपको मिलती हैं, वहाँ पे डिविजन्स मिलती हैं, ठीक है, लाइक डिस्टिंक्शंस, ऑनर्स, ठीक है। तो अब ऑनर्स जो होता है ना वो सिर्फ हमारे CGPA पे
नहीं निर्भर करता है कि भाई सिर्फ CGPA, ठीक है। वहाँ पर हमें कुछ NPTEL के कोर्सेज भी करने होते हैं, उन कोर्सेज के अंदर कुछ क्रेडिट होते हैं, वो हमें लाने होते हैं, जिससे हमें ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो अभी जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आपने ऑनर्स डिग्री के लिए आप NPTEL कोर्सेज कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा NPTEL कोर्सेज के बारे में बताओ कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है और कैसे उन्हें किसी भी स्टूडेंट को अगर करना है तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऑनर्स डिग्री चाहिए तो एटलीस्ट आपको 20 प्लस या 20 क्रेडिट्स तो आपको गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप शुरू से ही, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप शुरू से ही सेमेस्टर वाइज मतलब कि अपना क्रेडिट करते रहिए, मतलब गेन करते रहिए, अपने कोर्स को इनरोल करते रहिए साथ साथ। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप एक ऐप है स्वयं ऐप, उसमें आप इनरोल करके और उसमें आप क्या कहते हैं अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए 12 वीक का होता है, उसमें 3 क्रेडिट्स मिलते हैं एंड 8 वीक्स वाले में आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अगर आप उसको गेन करेंगे तो और उसमें हाँ पास भी होना था, तो उसके जो असाइनमेंट्स हैं उसको प्रॉपर करते रहिए, और एग्जाम्स में भी ज़्यादातर असाइनमेंट से आ जाता है और उसमें नोट्स भी गिवन होते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे आप अगर कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मतलब 1-2 NPTEL के कोर्स बता सकते हो कि मतलब वो करने चाहिए। देखिए Suggest- वैसे तो उसमें एक लिस्ट होती है, AKTU में एक लिस्ट उन्होंने प्रेफर कर रखी है, और अगर आप उसे करेंगे तभी आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लिस्ट से बाहर करेंगे तो नहीं मिलेगा। वो तो लिस्ट कहाँ पे रहती है थोड़ा सा वो बता दो। आपको AKTU की वेबसाइट पे वो लिस्ट मिल जाएगी, या फिर हाँ, आप मतलब आपको ना डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो लिस्ट है उसका लिंक आपको Link प्रोवाइड मिल करवा जाएगा। देंगे। उन्हीं मतलब NPTEL पे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आई हाँ। थिंक 1600 से ज्यादा कोर्सेज हैं ज़्यादा वहाँ पे। कोर्सेज हैं। तो आप अगर कोई भी कोर्स करते हो तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ लिमिटेड कोर्स हैं जो कि AKTU के अंडर आते हैं, तो आपको उन्हीं कोर्सेज को करना है। तो उस कोर्स की लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मतलब जैसे अब कोई एक स्टूडेंट है, उसे NPTEL कोर्स करना है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता, उसे इतना पता चल गया लिस्ट में से उसने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि मुझे ये कोर्स करना है। जैसे कि पाइथन का हमने कर लिया, बिगिनर्स के लिए पाइथन जो होता है उसके लिए हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, वो स्टूडेंट को वो कोर्स करना है। तो क्या कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा कि वो उस कोर्स को कंप्लीट कर पाए और सर्टिफिकेट ले पाए और क्रेडिट ऐड हो पाए उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि आपको एक स्वयं ऐप है, उसमें आपको जाके अपनी डिटेल्स सारी भर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। करने के बाद उसमें आपको सर्च बार में कोर्स का नाम डालना है, डालने के बाद उसमें नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसको आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपको उसकी फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ती है, कि अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं करी, आपने सेंटर चूज़ नहीं करा, उसके बाद आपको कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, बस आप नॉर्मल गेन कर पाएंगे लर्निंग। लेकिन आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए, ऑनर्स डिग्री चाहिए, तो क्रेडिट चाहिए, तो आपको उसमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसमें क्या होता है वीक वाइज आपके असाइनमेंट्स आते हैं और वीक वाइज ही आपके नोट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके वीक वाइज नोट्स को पढ़ सकते हैं, और साथ साथ आपको उसके असाइनमेंट्स जो हैं उसको आप जरूर करिए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनरोल तो कर लेते हैं लेकिन उसके असाइनमेंट्स नहीं करते, क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट में फेल हो गए उसमें मिनिमम 10 मार्क्स का होता है, 10 20 असाइनमेंट marks भी का। चेक होते हैं। हाँ, असाइनमेंट्स का भी स्कोर होता है, अगर आपने असाइनमेंट में फेल हो गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दोनों का कम्बिनेशन होता है 40 मार्क्स का। मतलब वीडियो लेक्चर फ्री होते हैं। हाँ, अगर वीडियो लेक्चर आपको फ्री होते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ। मतलब आपको चाहिए कि भाई 1000 क्रेडिट पे। हो जाए, तो 1000 आपको फी पे करनी है, और फिर आपका एक टेस्ट हो रहा होगा जो कि ऑफलाइन रहता है। हाँ, ऑफलाइन रहता है आपका टेस्ट, और फिर वो आप अगर टेस्ट क्लियर कर लेते हो देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। yes। अब अभी आपने कितने क्रेडिट मतलब कर लिए हैं? मेरे अभी ये जो अभी मैं 2 रनिंग में है, उसको कंप्लीट होने के बाद मेरे 14 क्रेडिट्स तो हो जाएंगे। तो इनके थर्ड ईयर में 14 क्रेडिट्स हो जाएंगे और फिर ये फोर्थ ईयर तक 20 20 क्रेडिट क्रेडिट्स हो कर जाएंगे। लेंगे, ठीक है। जी। अब जैसे हमारा सर्टिफिकेट आ गया, हमारे 20 क्रेडिट्स हो गए हैं, तो हमें AKTU को क्या अपने आप पता चल जाएगा कि आपके 20 क्रेडिट कंप्लीट हो गए हैं, या फिर कुछ और भी करना पड़ता है उसके लिए? देखिए AKTU की वेबसाइट पे जब आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक मूव सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आप भर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी और कोर्स का लिस्ट का जो नाम होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप कॉलेज को भी अपडेट करेंगे, तो उसमें लास्ट में आप कॉलेज अपनी आपकी जो डिटेल्स है पूरी जो क्रेडिट वाली वो AKTU को सेंड करता है, और उस हिसाब से फिर आपकी जो डिग्री में ऑनर्स लिखा जाता है। लास्ट ईयर में हाँ, लास्ट ईयर में लास्ट आपको ईयर में सारे आपको कोर्सेज बताने हैं, हाँ, ये उसको अपने कॉलेज को बता कॉलेज दो, को बताना तो है। कॉलेज अपने आप जो है वो सेंड कर देगा सेंड कर AKTU को, फिर आपकी जो डिग्री है वो ऑनर्स की आएगी। जी। और ऑनर्स की डिग्री सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो मैं अगर आपको बताऊं तो जब आप हायर स्टडीज के लिए लाइक PhD में जाते हो, एनरोल करते हो, तो वहाँ पर आपके ऑनर्स डिग्री के अलग से क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एडमिशन लेने में जो है हेल्प करते हैं। अगर आपके जैसे मार्क्स वगैरह या फिर आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके अंदर कम रह जाते हैं, तो आपकी जो डिग्री है ना उसके क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आपके पास ऑनर्स की है। सो थैंक यू सो मच यश, बहुत सारी सच में आपने इन्फॉर्मेशन इनसाइट जो है शेयर करे स्टूडेंट के साथ, और सच में जिन्होंने भी ये कंप्लीट देखा होगा जो पॉडकास्ट है उनको काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है मिली होगी भाई, बहुत अच्छा था। ठीक है, आपने लाइक अपना प्लेसमेंट जर्नी शेयर किया, आपने NPTEL जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं NPTEL कोर्सेज कैसे करना है, वो आपने अच्छे से शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन मल्टी एडम्स पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच अगेन, और आपका जो भी फीडबैक है मल्टी एडम्स के लिए आपको कैसा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर
एवरीथिंग। देखिए मैंने बहुत कुछ मुझे हेल्पफुल मिला है मल्टी आइटम से। मल्टी आइटम में बहुत सारी जो डाउट्स होती है मेरे, जो बहुत सारे मैंने आपको बताया कि शुरू में होता है ना, कोई आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप मल्टी आइटम मैंने बहुत ज़्यादा प्रेफर करा है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है। और इनकी PYQ सीरीज़ भी चलती है, तो उसमें क्या है कि आप उसमें PYQs देख सकते हैं, तो उससे मैंने बताया था ना एग्जाम पैटर्न भी आपको समझ आ जाएगा। यस, सो थैंक यू सो मच थैंक अगेन। यू एवरीवन। और अगर आप में से कोई मतलब कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, जो इस पॉडकास्ट में रह गया है, और तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है, जो हम अगली बार जब हम यश को बुलाएंगे तो उनसे पूछेंगे, और जो हमारे और भी गेस्ट आने वाले हैं उनसे हम पूछेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप आना चाहते हो पॉडकास्ट पे, अपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है या फिर कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप आ सकते हो, है ना। तो आपको वो गूगल फॉर्म जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप फिल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच यश थैंक यू सर। फॉर कमिंग ऑन मल्टी आइटम्स।